Hello everyone and good morning to all of you. I am Nandini ma'am. So today I am discussing your subject is pharmacology and topic is peptic ulcer treatment. स्टूडेंट आजकल हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट. इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट के पार्ट 3 के बारे में. तो आइए देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है और पार्ट 3 में हमने किस किस चीज़ों को कवर किया है. सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने देखा था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वीडियो में, जिसमें पेप्टिक अल्सर की डेफिनेशन से लेकर के ऑल ओवर काफ़ी चीज़ें हमने कवर अप की अपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वीडियोस में. और जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम डायग्नोसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई भी पेशेंट है और उसे पेप्टिक अल्सर है तो उसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं जिसके कारण हमें ये कन्फर्मेशन हो जाए कि जो हमारी डिजीज़ है वो पर्टिकुलर एक्चुअली में है क्या, वो पेप्टिक अल्सर है या फिर कोई और ही रीज़न है जिसके कारण जो पेशेंट है वो सफ़र कर रहा है. सो पेप्टिक अल्सर के बारे में बेसिकली हम बात करेंगे कि पेप्टिक अल्सर को जब हमें डायग्नोज करना है तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो परफॉर्म करने पड़ते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्नोसिस ऑफ द हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन, यानी कि अगर हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो हमारा एक माइकोबैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के कारण अगर हमारे पेट में इन्फेक्शन हुआ है जिसने अल्सर का रूप ले लिया है तो इसको हम परफॉर्म करने के लिए मतलब टेस्ट परफॉर्म करेंगे अपने एच पायलोरी इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए डायग्नोसिस करेंगे. नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स. अब नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स में वेरियस टाइप ऑफ कुछ टेस्ट होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं और उसके बिहाफ पे हम जज करते हैं टेस्ट के रिजल्ट के बाद कि जो हमारा पर्टिकुलर डिजीज़ है वो पेप्टिक अल्सर है या नहीं है, और अगर अल्सर है भी तो वो उसकी स्टेज क्या है. तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट कर सकते हैं, सेरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, स्टूल टेस्टिंग की जा सकती है और इनके कारण भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा पेप्टिक अल्सर है वो नहीं है कि नहीं है. इसके बाद कुछ इन्वेसिव टेक्निक्स और भी होती है, ये तो हमारी नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स थी. अब हम इन्वेसिव टेक्निक्स में क्या क्या देखते हैं. रैपिड यूरियस टेस्ट, कल्चर करके एंड हिस्टोलॉजी कर करके देखते हैं. मतलब रैपिड एक तो यूएस टेस्ट किया जाता है, इसके बाद मतलब कि कल्चर टेस्ट करते हैं जो कि कल्चर में हम बायोप्सी करते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गन के कुछ पार्ट को ले करके उसको कल्चर किया जाता है और फिर उसके आगे इन्फेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है और उसके बिहाफ पे हम करते हैं अपनी डायग्नोसिस, डिजीज़ की डायग्नोसिस. और हिस्टोलॉजी के जरिए भी हम पेप्टिक अल्सर के डायग्नोज कर सकते हैं. ये सब मेथड थे हमारे किसी भी डिजीज को डायग्नोज करते के थे. तो यूरिया बेस्ड टेस्ट मेनली होता क्या था, यूज द डेमोन्स्ट्रेट द इरेडिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉलोइंग ट्रीटमेंट. सो अब हम देखते हैं इन्हीं सबको डिटेल में कि किस टेस्ट में क्या करते हैं. सेरोलॉजिकल टेस्ट में क्या किया जाता है, यूज टू डिटेक्ट द एंटीबॉडीज, यानी कि हम जब सेरोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम अपनी एंटीबॉडीज के डिटेक्शन को डिटेक्ट करके तब पता लगाते हैं. एंड यूज द डायग्नोसिस ऑफ द एपिडेमियोलॉजी स्टडीज, और इसमें हम अपनी एपिडेमियोलॉजिकल जो स्टडीज हैं उनको भी परफॉर्म करते हैं डिजीज को डायग्नोस करने के लिए. स्टूल टेस्टिंग में क्या करेंगे, इम्यूनोएसे यूजिंग द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड क्वांटिटेटिव डिटेक्शन ऑफ द एच पायलोरी विच इज लीड्स टू कलर चेंज दैट कैन बी डिटेक्टेड विजुअली बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. स्टूल टेस्टिंग के कारण हम एक इम्यूनोएसे परफॉर्म करेंगे जिसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को क्वालिटेटिव मतलब उनकी क्वांटिटी को चेक करेंगे कि अगर हेलिकोबैक्टीरियल पायलोरी के कारण, यानी कि जो एच पायलोरी लिखा है, अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन है मतलब हमारे एच पायलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है जिसके कारण हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टेस्ट करनी है तो उसको हम परफॉर्म करेंगे. और इसके बाद विजुअली हम अपना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो कि एक डिवाइस का नेम है, कि अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को देख करके उसके थ्रू विजुअली हम अपने आंखों से देख करके चेक करके पता कर सकते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है वो किसके कारण हुआ है. सो ये था हमारा स्टूल टेस्टिंग का. फिर इसके बाद यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ द मॉनिटरिंग इफिकेसी ऑफ द इरेडिकेशन थेरेपी, कि हम अगर डायग्नोसिस करना चाह रहे हैं पेप्टिक अल्सर की तो हम अपना मतलब कि इरिटेशन थेरेपी को दे करके और प्रॉपरली मॉनिटरिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो है हमारा पेप्टिक अल्सर है या फिर नहीं. ये भी एक डायग्नोसिस का तरीका होता है. कल्चर में क्या करते हैं, बायोप्सीज कल्चर ऑफ द स्पेशल मीडियम इनेबल सेंसिटिव टेस्टिंग टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम ट्रीटमेंट फॉर
फॉर द एंटीबॉडी रेजिस्टेंस। कल्चर टेस्टिंग तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगी, जी हाँ, कल्चर मीडिया की इसमें हम बायोप्सी करते हैं, जिस भी हमारा डिजीज़ का जो भी पार्ट इन्फेक्टेड होता है उस पर्टिकुलर पार्ट में हम बायोप्सी करते हैं और उससे फिर कल्चर किया जाता है, और कल्चर करने के बाद उसको लैब में टेस्ट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, और उस पर्टिकुलर पार्ट में जिस भी चीज़ का इन्फेक्शन है, मतलब कौन बीमारी है, क्या कौन सा उसमें ऐसा माइक्रोब प्रेजेंट है जिसके कारण जो है वो बीमारी अराइज हुई है, तो इन सब चीज़ों को पता लगाने के लिए हम किसी भी चीज़ की बायोप्सी करते हैं, फिर उसे कल्चर किया जाता है। इनेबल टू द सेंसिटिव टेस्टिंग टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम ट्रीटमेंट ऑफ द एंटीबॉडी रेजिस्टेंस। एंड हिस्टोलॉजिकल में क्या देखते हैं कि हाँ, हम गैस्ट्रिक म्यूकोसल स्टेनिंग की हेल्प से भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो भी हमारा पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट है, तो उसकी हम हिस्टोलॉजी परफॉर्म करेंगे, मतलब कि जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसल थी वहाँ पे जो स्टेन करके भी हम चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि हमें अपना पेप्टिक अल्सर की जो डिजीज़ है उसके बारे में हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसके बाद वायरलेस कैप्सूल इंडोस्कोपी, यानी कि इंडोस्कोपी का एक मेथड ही है कि वायरलेस एक कैप्सूल टाइप का होता है, जिसको भी हम बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, और इसके बाद हम पूरा अच्छे से विजुलाइज करके देख सकते हैं कि हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को मिल सकती हैं, और फिर डिटरमाइन करते हैं कि अगर ये हमारी जो इंटेस्टाइन है, या जो हमारा ड्यूडेनम पार्ट है, हमारे लीवर का पार्ट है, या पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी पे किस तरीके का इन्फेक्शन हुआ है, तो हम इसके थ्रू अब हम वायरलेस जो है अपना कैप्सूल, मतलब एक इंडोस्कोपी की टेक्निक है जिसे यूज़ करके भी हम अपने अल्सर की डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। यूज़ ऑफ द गैस्ट्रोग्राफिन मील, क्या होता है कि गैस्ट्रोग्राफिन मेलजिमाइन एंड डाइट। अब हम देखते हैं ये डायग्नोसिस के मेथड थे, और इसके बाद जो हमारे कुछ और भी अदर मेथड्स हैं जिनकी डायग्नोस्टिक करके हम पेप्टिक अल्सर को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि अदर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट्स या मेथड्स हमारे क्या क्या होते हैं। तो इसोफेगो गैस्ट्रोडेडिनो एंडोस्कोपी, ये भी हमारा मेथड है जो कि क्या करता है, परमिट डायरेक्ट विजुअलाइजेशन टू द सुपरफिशियल इरोजन एंड साइट ऑफ एक्टिव ब्लीडिंग, कि जो हमारा इसोफेगो गैस्ट्रो इंडो गैस स्कोपी है, इसको हम ये क्या करती है कि डायरेक्टली हमारी बॉडी में इस इंडोस्कोपी के कारण, मतलब कि जो हमारा, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारा लीवर का है, मतलब जो हमारा इसोफेगस है, उस पे जो गैस हमारे जीआईटी ट्रैक है, जो ड्यूडेनम पार्ट है, वहाँ पे जो इंडोस्कोपी परफॉर्म की जा रही है उसको हम बोलते हैं इसोफेगो गैस्ट्रो इंडोस्कोपी, जो कि क्या करते हैं, इस इंडोस्कोपी के थ्रू जो हमारा साइट ऑफ एक्शन है या साइट ऑफ इफेक्टेड एरिया है वो हमें दिख जाएगा कि सुपरफिशियल लेयर है उसमें इरोजन हो रखा है, जो वहाँ के टिश्यू वगैरह है वो डैमेज होंगे, वहाँ से कुछ ब्लीडिंग वगैरह भी जैसी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये भी एक डायग्नोस करने का बेस्ट ऑप्शन है और बेस्ट थेरेपी है, जिसके थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं और टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद क्लियर कर सकते हैं, इजीली देख करके विजुलाइज करके कि जो इन्फेक्शन है वो हमारा पेप्टिक अल्सर का है या नहीं है। रूटीन सिंगल बेरियम कंट्रास्ट टेक्निक्स, इसके कारण भी हम इस टेस्ट को परफॉर्म करके भी डायग्नोस कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर को। फास्टिंग सीरम कॉन्सेंट्रेशन स्टडीज़ भी करके हम अपने पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को देख सकते हैं। अब ये पेप्टिक अल्सर की कुछ डिजीज़, जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है उससे इन्फेक्टेड एरिया है, वो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है इंडोस्कोपी की जब हम टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो है हमारा इंडोस्कोपिक पिक्चर ऑफ अ बिगिनिंग द गैस्ट्रिक अल्सर। अब जो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है, मतलब पेप्टिक अल्सर है, वो इंडोस्कोपी से ली गई ये है, जिसमें हम देख करके पता लगा रहे हैं कि हाँ इस तरीके की जो इन्फेक्शन है वो हमें देखने को मिल सकता है हमारे ड्यूडेनम पार्ट में या जीआईटी ट्रैक में, जहाँ पे भी ये हमारा अल्सर हुआ। इसके बाद ड्यूडेनल अल्सर है, ये भी इंडोस्कोपी का एक व्यू दिखाया गया है, तो हम जज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जो हमने डायग्नोस किया है तो डायग्नोसिस से हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये पेप्टिक अल्सर ही है। अब हमने तो ये देख लिया कि डिजीज को हमने डायग्नोस कर लिया कि
पेप्टिक अल्सर है, अब हम देते हैं उसको ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट कि अगर पेप्टिक अल्सर था पेशेंट को तो ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं जिनको देने के बाद हम जो पेप्टिक अल्सर है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, धीरे धीरे पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट दे करके हम मैनेज कर सकते हैं। तो जो नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज हैं, वो नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज फर्स्ट में reduce the psychological stress, reduce the physical stress, cessation of the cigarette smoking, stop use the non-steroidal and anti-inflammatory drugs, avoid the spicy food, caffeine and alcohol, drink plenty of water, avoid the fasting and maintain the optimum gap between the meals। क्या होता है कि हम पेशेंट है पेप्टिक अल्सर जिसको हो रखा है, तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम उसकी डे टू डे लाइफ की चीज़ों को, लाइफ स्टाइल को चेंज करके उसकी डाइटरी हैबिंग, स्मोकिंग, एल्कोहलिंग, जो डे टू डे चीज़ें मतलब हो रही थी डेली रूटीन की चीज़ों को चेंज करके हम उसके पेप्टिक अल्सर को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और फिर ड्रग की थेरेपीज को दे करके ट्रीट भी किया जा सकता है। तभी ये हमारे जो फैक्टर्स हैं वो आ रहे हैं फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में, यानी कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है उसको रिड्यूस कर देंगे कि वो टेंशन ना ले, और रिड्यूस कर देंगे जो उसका फिजिकल स्ट्रेस है उसको भी कम करके, और जो अगर किसी पेशेंट में सिगरेट या स्मोकिंग या अल्कोहल लेने की जो हैबिट थी उसको भी धीरे धीरे कम कर देंगे या स्टॉप कर देंगे, जिसके कारण भी पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और जो हाँ अगर कोई पेशेंट है जिसमें नॉन स्टेरॉयडल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी की ड्रग्स ले रहा है तो उसको भी बंद कर देंगे ऑन द स्पॉट, ताकि उसके कारण साइड इफेक्ट ना कॉज हो और वो हमारे एसिड के सिक्रेशन में कोई डिसबैलेंस ना कॉज करें। अवॉइड कर देंगे ये ज़्यादा स्पाइसी जो लोग फूड यूज़ करते हैं, कैफीन लेते हैं या फिर अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, तो ऐसी कोई हैबिट है तो भी हम उसे स्टॉप कर देंगे। और अवॉइड द फास्टिंग, मतलब कि ज़्यादा लंबे समय तक के लिए अगर कोई फास्टिंग की कंडीशन करता है उसे भी अवॉइड करना चाहिए। और एक के बाद जो दूसरा हमारा मील लेने का टाइम है तो उस गैप को भी मेंटेन करेंगे, मतलब कि एक ऑप्टिमम गैप होना चाहिए आप एक मील के बाद यदि दूसरा मील ले रहे हैं तो भी। इसके बाद जो फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज दी जाती है, मतलब ये है ड्रग थेरेपी, इन ड्रग थेरेपीज को दे करके हम पेप्टिक अल्सर को ट्रीट कर सकते हैं। प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स की ड्रग हैं जैसे ओमेप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, लैंसोप्राजोल है। H2 इनिबिटर एंटागोनिस्ट में हमारी रैनिटिडिन, फैमोटिडिन एंड सिमिटिडिन जो ड्रग्स हैं वो आ रही हैं। इसके बाद सुक्रेफिलेट ड्रग्स आती हैं, बिस्मथ कंपाउंड्स आते हैं, एंटासिड्स की कैटेगरी की ड्रग्स हैं जो यूज़ करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, नॉन सिस्टमिक में मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट यूज़ करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कुछ एनालॉग्स यूज़ करते हैं जैसे मीजोप्रोस्टॉल, इंसोप्रोस्टॉल। और हमारी एंड जो अगर हमारा एच पाइलोरी के कारण जो है इन्फेक्शन हुआ है और उससे पेप्टिक अल्सर हुआ है तो हम कुछ अपनी एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स लेते हैं जो कि बेसिकली एंटीबायोटिक्स ही होती है, जैसे एमॉक्सिसिलिन हो गई, टेट्रासाइक्लिन हो गई। तो ये ऐसी ड्रग्स हैं जिनको हम दे करके पेप्टिक अल्सर को ट्रीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोनों ही फैक्टर, मतलब फार्माकोलॉजिकल फैक्टर, नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, दोनों थेरेपी को हमें देना होता है और उसके बाद ही हम पेप्टिक अल्सर को धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हैं और ट्रीट करके मैनेज कर सकते हैं। अब क्या है कि ड्रग का ट्रीटमेंट तो हमने दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो एलोपैथी मेडिसिन यूज़ होती हैं उनका अपना एक एडवर्स इफेक्ट भी होता है। तो वो कौन सा, अगर हम प्रोटॉन पंप इनिबिटर की ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो डायरिया, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमेटिक एंड माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस, इस तरीके की जो सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये हमारे होते हैं क्यों, ये क्योंकि किसी भी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है जब भी हम अपने पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए कर प्रोटॉन पंप इनिबिटर की ड्रग्स ले रहे हैं। तो साथ ही साथ H2 रिसेप्टर के कुछ एंटागोनिस्ट और जो इम्पोर्टेंस है वो भी हमारी डिजीज में एज अ एडवर्स इफेक्ट हमें इम्पोर्टेंसी भी देखने को मिल सकती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। आज से हमारा कंप्लीट होता है पेप्टिक अल्सर का टॉपिक, जिसको हमने 3 पार्ट्स में बनाया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू क्लास।